Audio Jungle. राजस्थान जीके की ये महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी 50 अभ्यास प्रश्न वाली और ये टेस्ट सीरीज 11 नंबर वाली हम यहाँ पर देख रहे हैं। राजस्थान एवं कला संस्कृति से संबंधित ये क्वेश्चन है। राजस्थान इतिहास से रिलेटेड हम यहाँ पर क्वेश्चन देखने वाले हैं। भूगोल से संबंधित क्वेश्चन कवर करेंगे। जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है जिसमें राजस्थान जीके पूछा जाता है उन सब के लिए भी ये महत्वपूर्ण है, तो आप इसे बड़े ध्यान से देखें। और शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए पहला क्वेश्चन पर चलो। दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, बादली गीत किस क्षेत्र से संबंधित है? ये जो बादली गीत है ये कौन से इलाके से संबंधित है? शेखावाटी, गंगानगर, हनुमानगढ़, मारवाड़। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? बादली गीत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है, इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए शेखावाटी। ये वर्षा ऋतु से संबंधित गीत है दोस्तों। शेखावाटी के साथ मेवाड़ और हाड़ौती क्षेत्र भी याद रखें, यहाँ पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। निम्न में से कौन सा नृत्य केवल पुरुष करते हैं? निम्न में से वह कौन सा नृत्य है जो केवल पुरुष करते हैं? जेला नृत्य, सांग नृत्य, बिचवा नृत्य, गीदड़ नृत्य। यहाँ पर पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो दोस्तों याद रखें, इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? अरे ऑप्शन डी होगा, गीदड़ नृत्य है। गीदड़ नृत्य की बात करें तो दोस्तों इसका क्षेत्र कौन कौन सा है, कहाँ कहाँ पर किया जाता है? तो सुजानगढ़, चोरू, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, सीकर आदि क्षेत्रों में ये नृत्य किया जाता है दोस्तों। और होली का डंडा रोपने के बाद ये नृत्य शुरू हो जाता है और होली दहन तक चलता है। गोलाकार मंडप के बीच में नगाड़ची नगाड़ा बजता है, इसके साथ ये नृत्य शुरू होता है। कुछ पुरुष महिलाओं का स्वांग रचते हैं जिन्हें गणगौर कहा जाता है। नृत्य देर रात तक चलता है। ये जो नृत्य है ये देर रात तक चलता है दोस्तों। तो इतनी सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखनी है। और जेला नृत्य की बात करें तो जेला नृत्य के बारे में भी आपको याद रखना है, ये शाहबाद बारा का है और शहरिया जनजाति के महिला पुरुषों द्वारा ये नृत्य किया जाता है। युगल जोड़ी नृत्य कह सकते हैं आप इसे। ये नृत्य फसल की पकाई के समय किया जाता है। जेला नृत्य की बात हो रही है यहाँ पर। इसके साथ आप ये भी याद रखें, ये जो सांग नृत्य है, सांग नृत्य ये शहरिया जनजाति द्वारा किया जाता है और ये भी युगल नृत्य है। बिचवा नृत्य की बात करें तो बिचवा नृत्य शहरिया जनजाति द्वारा किया जाता है और ये केवल महिलाओं का नृत्य है, समूह में किया जाता है। तो इतनी सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिली है। फलकुबाई किस नृत्य से संबंधित है? ये जो फलकुबाई है ये कौन से नृत्य से संबंधित है? ये नृत्यांगना है, प्रसिद्ध नृत्यांगना। ये कौन सा नृत्य करती थी? चक्री नृत्य, चरी नृत्य, थाली नृत्य, कबूतरी नृत्य। फलकुबाई ये कौन सा नृत्य करती है? तो यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे साथियों, इसका सही विकल्प ऑप्शन बी होगा, चरी नृत्य। और चरी नृत्य किसका नृत्य है? तो गुर्जरों का नृत्य है ये चरी नृत्य। इसके साथ झूमर और बलेदी नृत्य भी याद रखें। गुर्जरों के नृत्य की बात करें तो ये तीन नृत्य आपको ध्यान में रखने हैं, एक तो चरी नृत्य, एक झूमर और एक बलेदी नृत्य। और ये चरी नृत्य मुख्य रूप से किशनगढ़ अजमेर का नृत्य है, ये आपको यहाँ पर नोट करना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान की मानक बोली के रूप में प्रसिद्ध है। राजस्थान की मानक बोली के रूप में प्रसिद्ध है कौन सी भाषा है? हिंदी, हाड़ौती, शेखावाटी, मारवाड़ी। राजस्थान की मानक बोली के रूप में प्रसिद्ध है भाई। अरे साथियों, यहाँ पर इसका सही विकल्प ऑप्शन डी होगा, मारवाड़ी बोली। ये राजस्थान की मानक बोली के रूप में जानी जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर। इसके बाद में दोस्तों बात करें, इसे मरुवाणी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मरुवाणी, मरुवाणी, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और साथियों इसे मरु भाषा भी कहते हैं, मरु भाषा। कौन सी भाषा? मरु भाषा। ये राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाती है। और मरु भाषा का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है विक्रम संवत 835 में उद्योतन सूरी द्वारा जो ग्रंथ रचा गया, कौन सा? कुंवलीय माला। उसमें वर्णित 18 देशी भाषाओं में इसका उल्लेख किया गया है, ये आपको यहाँ पर देखना है। एक चीज आपको यह भी नोट करनी है, राजस्थान की कुल बोलियों की संख्या की बात करें, राजस्थान की कुल बोलियों की संख्या, कुल बोलियां कितनी है? तो आपको बताना है 73।
राजस्थान की कुल बोलियों की संख्या में 73, ये आपको याद रखना है। 5वां क्वेश्चन है गोगा नवमी कब मनाई जाती है। ये जो गोगा नवमी में ये कब मनाई जाती है, गोगा नवमी कब मनाई जाती है, भाद्रपद शुक्ल नवमी को, भाद्रपद कृष्ण नवमी को, श्रावण शुक्ल नवमी, चैत्र कृष्ण नवमी। इसका सही विकल्प क्या होगा यहाँ पर, अरे ऑप्शन यहाँ पर बी होगा, ऑप्शन बी, भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान की जनजातियों में जनसंख्या की दृष्टि से किस जनजाति का प्रथम स्थान है। तो राजस्थान की जनजातियों में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे प्रथम स्थान रखने वाली जनजाति है, यहाँ पर इसका सही विकल्प ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए मीणा। और साथियों इसके बारे में आपको यह भी याद रखना है, मीणा शब्द का अर्थ क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो मछली, मत्स्य, ये आपको याद रखना है। मीणा जाति के मुनि मगन सागर ने अपने ग्रंथ मीणा पुराण में मीणा जाति का मीन या मत्स्य का वंशज बताया गया है। मीणा जाति को किसका वंशज बताया गया है, मीन या मत्स्य का वंशज बताया गया है। राजस्थान में सर्वाधिक मीणा जनजाति जयपुर क्षेत्र में है और राज्य की सर्वाधिक शिक्षित जनजाति भी यही है, मीणा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आदिवासियों का कुंभ माना जाता है, आदिवासियों का कुंभ माना जाता है पुष्कर मेला, बेणेश्वर, गौतमेश्वर, भंवरगढ़। सही विकल्प क्या होगा, इसका सही विकल्प साथियों ऑप्शन बी, बेणेश्वर मेला, ये आपको यहाँ पर नोट करना है। किस आदिवासी जाति के लोग अपना जीवन साथी मेले में चुनते हैं, वह कौन सी आदिवासी जाति है जिसमें जीवन साथी मेलों में चुना जाता है। अरे हम तो मेला देखने जाते हैं लेकिन ये जीवन साथी चुनने जाते हैं, वह कौन सी जनजाति है, सहरिया, डामोर, गरासिया, मीणा। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा, अरे ऑप्शन सी सही होगा, यहाँ पर गरासिया जाति, याद रखें आदिवासी जाति गरासिया, जो अपना जीवन साथी मेले में चुनते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन क्या है, ग्वालों के लोक देवता, ग्वाल बालों के लोक देवता देव बाबा, मेहाजी, पाबूजी, कृष्ण भगवान। यहाँ पर इसका सही विकल्प अरे ऑप्शन ए होगा रे, देव बाबा, ये ग्वालों के लोक देवता है, माने जाते हैं ग्वालों के लोक देवता। इसके बारे में आपको यह भी याद रखना है, देव बाबा पशु चिकित्सा के ज्ञाता थे, देव बाबा को पशु चिकित्सा का ज्ञान था। देव बाबा की सवारी की बात करें तो आपको याद रखना है भैंसा, अरे जिसे पाडा भी बोलते हैं वही है भैंसा, देव बाबा की सवारी है ये। और इसके स्थान की बात करें, इनका स्थान नीम के पेड़ के नीचे होता है। मुख्य स्थल की बात करें तो दोस्तों याद रखें नगला। अगला क्वेश्चन क्या है तो देखते हैं, ये 10वां क्वेश्चन है, देशनोक राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, ये कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। आपको पता ही है, देशनोक करणी माता, देशनोक बीकानेर करणी माता, चूहों वाली देवी, सफ़ेद चूहों को काबा कहते हैं और देशनोक में नवरात्रों में मेला लगता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और बीकानेर क्षेत्र में इसे शक्ति और जगत माता के अवतार के नाम से जाना जाता है, शक्ति कहते हैं इन्हें, जगत माता का अवतार माना जाता है। लेकिन आपको यहाँ पर क्या बताना है, देशनोक राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर है ये, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, आवड़ माता का जन्म स्थान संबंधित जिला बताओ भाई। आवड़ माता कौन से जिले में है, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, जैसलमेर। जन्म स्थान की बात हो रही है यहाँ पर, ये आपको ध्यान में रखना है। आवड़ माता का जन्म स्थान संबंधित जिला कौन सा है, तो साथियों इसका जो सही विकल्प होगा, अरे इसका सही विकल्प क्या होगा रे, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा,
ऑप्शन डी जैसलमेर। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इनके जन्म की बात करें तो दोस्तों विक्रम संवत आपको याद रखना है 888, विक्रम संवत 888 ये जन्म हुआ था, और ये लगभग ही माना जाता है दोस्तों, तो ये भी आपको यहाँ पर देखना है। और आपको ये भी याद रखना है, ऐसा माना जाता है हकड़ा नदी को हथेली में सोख लिया था इन्होंने, और लूणराज भाटी को एक स्वर्ण चूड़ा देकर आशीर्वाद दिया कि चूड़े को दाहिने हाथ में रखकर पहनकर युद्ध में उतरने पर अकेले ही खड्ग से शत्रु की सेना को पराजित कर देगा। ये आवड़ माता का आशीर्वाद था जो लूणराज भाटी को दिया गया था। यहाँ पर आपको ये भी देखना है, जैसलमेर का नाम आया है तो जैसलमेर से संबंधित और कौन सी देवियां हैं, तो एक तो है आवड़ माता, इसके साथ आपको ये भी याद रखना है तन्नोटिया माता। तन्नोटिया माता, तन्नोट जैसलमेर, जिसे रुमाल माता भी कहते हैं या रुमाला माता के नाम से भी जाना जाता है। ये सैनिकों की इष्ट देवी है, जवानों की इष्ट देवी, और भाटी शासकों की कुल देवी है। तन्नोट माता की बात हो रही है यहाँ पर। तन्नोट माता का मंदिर में पुजारी का काम कौन करता है? अरे सीमा सुरक्षा बल व सेना के जवान करते हैं। तन्नोटिया माता मंदिर के सामने भारत पाक युद्ध जो 1965 में हुआ था, वहां पर भारत विजय का प्रतीक विजय स्तंभ स्थापित है। और दोस्तों तन्नोट माता को इसे थार की वैष्णो देवी भी कहते हैं। थार की वैष्णो देवी तन्नोट माता, तन्नोटिया माता। और मंदिर के पास पाक सेना द्वारा गिराए गए बम्बों से विस्फोट नहीं हुआ, एक भी विस्फोट नहीं हुआ वहां पर। तो दोस्तों ये है तन्नोटिया माता का चमत्कार। यहाँ पर बात करें सांगिया माता, स्वांगिया माता की, जिसे सुग्गा माता भी बोलते हैं, सुग्गा माता, ये भी जैसलमेर में है, स्वांगिया जी माता, और ये भाटी शासकों की कुल देवी है। जैसलमेर के राज्य चिन्ह में स्वांग यानी भाला को मुड़ा हुआ देवी के हाथों में दिखाया गया है। सुगन चिड़ी को आवड़ माता मानते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है यहाँ पर। तो हमने जैसलमेर की संबंधित देवियों की यहाँ पर चर्चा कर ली है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर देखो 12 नंबर का क्वेश्चन है, दादूपंती कितने प्रकार के होते हैं? दादूपंती कितने प्रकार के होते हैं? 4, 3, 5, 2। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे दादूपंती कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पर आपको बताना है ऑप्शन सी, 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक तो याद रखना खालसा, विरक्त, उत्तरादेय व स्थानधारी, खाकी और नागा शाखा। ये भी आपको यहाँ पर देखना है, नागा शाखा 5 प्रकार के हैं, खालसा, विरक्त, उत्तरादेय व स्थानधारी, खाकी, नागा शाखा। ये इनके 5 प्रकार है दादूपंती के। इसके बाद में दोस्तों बात करें दादूपंती के बारे में, राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं? दादू दयाल जी को। राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं? दादू दयाल जी को कहते हैं दोस्तों। जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1544 में फागुन शुक्ल अष्टमी को अहमदाबाद में। और संत दादू की शिष्य परंपरा में 152 शिष्य माने जाते हैं, जिनमें 52 प्रमुख शिष्य हैं। अब 52 स्तंभ कहलाते हैं। दादू जी की रचनाओं की बात करें, दादू दयाल जी की रचनाओं की, तो दोस्तों याद रखिएगा, एक तो है दादू वाणी, दादू दयाल री वाणी, और दोहा, हरडे वाणी, ये आपको याद रखना है। दादू भगवत भक्ति के साथ दुनिया का कार्य भी करते थे। किसका काम करते थे?
दुनिया का काम भी करते थे। ये दादू दयाल जी की कर्मभूमि राजस्थान में ही थी और नरेना नारायणा में दादूपंथियों की प्रधान गद्दी स्थित है। ये आपको यहाँ पर देखना है। ये दादू दयाल से संबंधित जानकारी हमने यहाँ पर बता दी है। अगले क्वेश्चन पर चलो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है दोस्तों, मीराबाई के बचपन का नाम क्या था? मीराबाई के बचपन का नाम पेमल देवी, सावित्री, इनमें से कोई नहीं। तो मीराबाई के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन ए पेमल। मीराबाई के बचपन का नाम ऑप्शन ए पेमल था दोस्तों। मीरा का नाम आया है तो आप इनका जन्म स्थान भी याद रखें। जन्म 1498 में बैसाख शुक्ल तीज को कुड़की गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके गुरु है रैदास जी और ये कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई। मीरा चित्तौड़ छोड़कर मेड़ता गई, फिर वृंदावन तथा फिर कहाँ पर गई? द्वारका चली गई। और मीरा को राजस्थान की राधा के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। इनकी मृत्यु द्वारका में विक्रम संवत 1604। 14 नंबर का क्वेश्चन है, गौरीबाई का मंदिर स्थित है। गौरीबाई का मंदिर ये कहाँ पर है? जैसलमेर, डूंगरपुर, अजमेर, पाली। तो गौरीबाई का मंदिर है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, डूंगरपुर में गौरीबाई का मंदिर है दोस्तों। ये आपको याद रखना है। और इसे वागड़ की मीरा भी कहते हैं, वागड़ की मीरा गौरीबाई डूंगरपुर। और इस मंदिर को बाल मुकुंद मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जानकारी आपको यहाँ पर देखनी है। मंदिर के निर्माण की बात करें तो दोस्तों याद रखिएगा, महारावल शिव सिंह ने इसके मंदिर का निर्माण करवाया। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। गढ़गच्छ देवालय स्थित है। ये जो गढ़गच्छ देवालय है ये कहाँ पर है? सवाई माधोपुर, बयाना, भरतपुर, सरिस्का, अलवर, अटरू, बारा। गढ़गच्छ देवालय ये कहाँ पर है दोस्तों? इसका सही विकल्प आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखो, इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी अटरू, बारा। गढ़गच्छ देवालय ये कहाँ पर है? अटरू, बारा में। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा दोस्तों। और मामा भांजा का मंदिर, नागेश्वर महादेव का मंदिर, यह भी कहाँ पर है? अटरू, बारा में है। इसके साथ आपको याद रखना है विभीषण मंदिर ये कहाँ पर है? तो दोस्तों केथुन कोटा ये याद रखें। वशिष्ठ मंदिर की बात करें तो ये सिरोही में है। वाल्मीकि मंदिर की बात करें तो दोस्तों सीताबाड़ी, बारा। और जोड़ला मंदिर, बारा। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर ये कहाँ पर है? तो ये आपको सवाई माधोपुर जिला याद रखना है। घुसमेश्वर महादेव, सिवाड़, सवाई माधोपुर। और नारायणी माता का मंदिर है अलवर में। इसके साथ 7 सहेलियों के मंदिर की बात करें तो ये झालावाड़ आ जाएगा। और सुगाली माता का मंदिर बिजोलिया, भीलवाड़ा। आलम जी का दौरा, गुडा मालानी। कुमारी कन्या का मंदिर सिरोही। सास बहू का मंदिर नागदा। इसके साथ आपको याद रखना है गढ़गच्छ देवालय ये कहाँ पर है? ये अटरू, बारा में है दोस्तों। तो इतनी सारी मंदिर हमने यहाँ पर देख लिए हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु हुई थी। कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? अजमेर, शेखावाटी, बीकानेर, जोधपुर। तो कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु से संबंधित जिला कौन सा है? यहाँ पर इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी बीकानेर। इनके जन्म की बात करें तो दोस्तों कर्नल जेम्स टोड का जन्म 20 मार्च 1782 याद रखें, 1782 में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु हुई थी 1835 में। मृत्यु कब हो गई थी? 1835 में हो गई थी। और ये स्कॉटलैंड के इलिंगस्टन शहर का मूल निवासी था। कर्नल जेम्स टोड के बारे में आपको ये भी याद रखना है, इसे राजस्थान के इतिहास का पितामह के उपनाम से जाना जाता है। यह प्रथम इतिहासकार था दोस्तों। ये प्रथम इतिहासकार था जिसने पहली बार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समस्त राजस्थान का इतिहास लिखा। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर।
17 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे, किसमें जारी किए गए थे वह बताना है आपको। मौर्य काल में, गुप्त काल में, ब्रिटिश काल में, इनमें से कोई नहीं। सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा साथियों, अरे ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। गुप्त काल में, गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे। तो गुप्त काल में कौन से सिक्के जारी किए गए, तो गुप्त काल में सोने के सिक्के जारी किए गए। यहाँ पर दो टाइप का क्वेश्चन बनता है दोस्तों। सर्वाधिक सोने के सिक्कों की बात करें तो गुप्त काल आएगा, गुप्त काल। और सर्वाधिक सिक्कों की बात करें, सर्वाधिक सिक्के मौर्य काल, सर्वाधिक सिक्के मिले थे मौर्य काल में। लेकिन सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी कब किए गए थे, तो गुप्त काल में। यहाँ पर दो प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये आपको यहाँ पर देखना है। यहाँ पर सिक्कों की बात हो गई है तो सिक्कों के बारे में आप ये भी याद रखें, क्या याद रखना है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो न्यूमिस्मेटिक्स याद रखना, न्यूमिस्मेटिक्स। सर्वप्रथम भारत में शासन करने वाले यूनानी शासकों के सिक्कों पर लेख और तिथियां उत्कीर्ण मिलती है, क्या याद रखना है, सर्वप्रथम भारत में शासन करने वाले यूनानी शासकों के सिक्कों पर लेख और तिथियां उत्कीर्ण मिलती है। कुषाण वंशी शासक विमकदपिसस ने सर्वप्रथम भारत में सोने का सिक्का तैयार करवाया था। क्वेश्चन है, बनास संस्कृति किस स्थल से संबंधित है। ये जो बनास संस्कृति ये कौन से स्थल से संबंधित है, आहड़, बीकानेर, कालीबंगा, नोहो। यहाँ पर इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, आहड़। ये आपको याद रखना है यहाँ पर, आहड़। और आहड़ उदयपुर में स्थित है, आयड़ बेड़स नदी किनारे। पहली बार आहड़ सभ्यता की खोज 1953 में की गई थी। 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा आहड़ सभ्यता की खोज। और साथियों आहड़ सभ्यता आयड़ बेड़स नदी किनारे हैं, यह भी आपको यहाँ पर देखना है। आहड़ संस्कृति बनास व उसकी सहायक नदियों के आसपास पनपी, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, बनास संस्कृति भी कहते हैं इसे। तो ये आपको देखना है यहाँ पर। क्वेश्चन है, किस सभ्यता को ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। गणेश्वर सभ्यता, आहड़ सभ्यता, सौंती सभ्यता, आहड़ सभ्यता। यहाँ पर दो बार आहड़ आहड़ आ गया है, तो ये तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बच गया, एक तो गणेश्वर सभ्यता बच गया दोस्तों। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, अरे ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर, गणेश्वर सभ्यता। ताम्र सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है, गणेश्वर सभ्यता को कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ताम्र सभ्यताओं की जननी क्यों कहते हैं, क्योंकि 2000 तांबे के उपकरण यहाँ से मिले। अरे 99% तांबे की सामग्री यहीं से मिली, इसलिए इसे बोलते हैं ताम्र सभ्यताओं की जननी। ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है गणेश्वर सभ्यता को। लेकिन क्यों कहा जाता है ताम्र सभ्यताओं की जननी, ऐसा क्या गुण था इसमें, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि 2000 तांबे के उपकरण यहाँ से मिले, 99% तांबे की सामग्री यहीं से मिली, इसलिए इसे ताम्र सभ्यताओं की जननी कहते हैं। और इसे पुरातत्व का पुष्कर भी कहते हैं, क्योंकि सिंधु घाटी में तांबे यहीं से निर्यात होता था, सिंधु घाटी में तांबा यहीं से निर्यात होता था, इसलिए इसे पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन देखो, अजमेर के चौहानों में किसने तांबे और चांदी के सिक्के चलवाई। आना जी, कान्हा जी, अजयराज, विजयपाल। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, अजयराज। और इसका शासनकाल 1105 में शुरू हो गया था। 1113 में अजमेर नगर बसाया, किसने, अजयराज ने। और ये चौहानों का प्रथम शासक है जिसने अपनी मुद्राएं चलाई। चौहानों का मूल स्थान की बात करें तो दोस्तों सपाद, लक्ष्य, सांबर, ये आपको याद रखना है। प्रारंभिक राजधानी आई छतरपुर, नागौर,
अजय राज ने सांबर छोड़कर अजमेर को अपनी राजधानी बनाया। अवंती राजा नरवर्मा को हराया, उनके सेनापतियों का वध किया और श्रीपत बयाना पर अधिकार कर लिया था। अपनी राजगद्दी अर्णोराज को सौंपकर ये स्वयं पुष्कर चले गए थे। और ये जानकारी मिलती है आपको जयानक के पृथ्वीराज विजय में। जयानक के पृथ्वीराज विजय में ये जानकारी मिलती है। इसके बाद में अब देखते हैं आगे क्या है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन है दोस्तों, चौहानों की रणथंभौर शाखा का प्रवर्तक संस्थापक आपको बताना है यहाँ पर। हमीर देव, गोविंदराज, अर्णोराज, कांदड़ देव। तो साथियों इसका जो सही विकल्प होगा, अरे इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी में क्या है, गोविंदराज। ऑप्शन बी में क्या है, गोविंदराज। ये चौहानों की रणथंभौर शाखा का प्रवर्तक था, संस्थापक था। ये आपको यहाँ पर देखना है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन आमेर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर से किया। आमेर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर से किया। भारमल, भगवान दास, मानसिंह प्रथम, जय सिंह। यहाँ पर इसका जो सही विकल्प होगा साथियों, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए, महाराणा प्रताप किस वंश के महान राजा थे। गुहिल वंश, सिसोदिया वंश, राष्ट्रकूट, इनमें से कोई नहीं। महाराणा प्रताप किस वंश के थे। ऑप्शन यहाँ पर सही विकल्प ऑप्शन बी होगा, सिसोदिया वंश। महाराणा प्रताप सिसोदिया वंश के महान राजा थे। और इनके जन्म की बात करें तो दोस्तों महाराणा प्रताप 9 मई 1540 ज्येष्ठ शुद्धि तृतीया विक्रम संवत 1597। और जन्म कहाँ पर हुआ था, तो याद रखे बादल महल में। बादल महल कहाँ पर है, कटारगढ़ में। कटारगढ़ कहाँ पर है, कुंभलगढ़ दुर्ग में। तो ये फैक्ट आपको यहाँ पर याद रखना है। कर्नल टोड के अनुसार इनका जन्म बादल महल में हुआ था, जो कि कटारगढ़ में है ये। इनके माता पिता की बात करें तो याद रखें उदय सिंह, जयवंताबाई, जयवंताबाई। इनके माता पिता है उदय सिंह और जयवंताबाई। महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक हुआ था वो कब हुआ था, 28 फरवरी 1572 में। गोगुंदा याद रखें, गोगुंदा। यहाँ पर राज्याभिषेक हुआ था 28 फरवरी 1572 में। और इनके गुरु राघवेंद्र जी थे। बचपन का नाम कीका या कूका। और भीलों में छोटे बालक को क्या कहते हैं, कीका कहते हैं। इसके बाद में चलते हैं 24वें नंबर के क्वेश्चन पर। चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन सा कवि साथ में था। तो यहाँ पर आपको बताना है इसका सही विकल्प क्या होगा। अमर सिंह, नैन सिंह, अमीर खुसरो, चंद बरदाई। अमीर खुसरो, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा साथियों, ऑप्शन सी। बीकानेर राठौड़ वंश की कुलदेवी है। बीकानेर राठौड़ वंश की कुलदेवी करणी माता, नागणेची माता, आवड़ माता, शिला देवी, शिला माता। तो साथियों यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा, अरे ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी नागणेची माता। और करणी माता की बात करें तो इसका मंदिर कहाँ पर है, देशनौक बीकानेर, करणी माता। आवड़ माता, आवड़ माता का मंदिर जैसलमेर। और शिला माता, शिला माता का मंदिर कहाँ पर है, तो ये आपको याद रखना है, शिला माता आमेर जयपुर। और ये कछवा वंश की इष्ट देवी या आराध्य देवी है। कौन है, शिला माता। और आवड़ माता के बारे में आपको याद रखना है, इसका मंदिर जैसलमेर में है। सुगन चिड़ी आवड़ माता का रूप है। राठौड़ वंश की कुलदेवी, बीकानेर राठौड़ वंश की कुलदेवी, यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नागणेची माता। नागणेची माता राठौड़ वंश की कुलदेवी है। लेकिन बात करें इसका मंदिर कहाँ पर है, तो मंदिर नगाना गांव, कल्याणपुरा, बालोतरा। याद रखें ये राठौड़ों की कुलदेवी है। लूणकरणसर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, लूणकरणसर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है भाई, बताओ यहाँ पर।
बाजरा, ज्वार, मूंगफली, सरसों। तो यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा साथियों? ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, मूंगफली। लूणकरण सर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? मूंगफली आ जाएगा इसमें। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अंग्रेजों से संधि करने वाली राजस्थान की पहली रियासत कौन सी थी? अजमेर, कोटा, अलवर, बीकानेर। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा साथियों? ऑप्शन बी कोटा। अंग्रेजों से संधि करने वाली राजस्थान की जो पहली रियासत थी वो थी कोटा। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर चरखा संघ की स्थापना 1925 में अजमेर में स्थापना करके कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया गया? चरखा संघ की स्थापना की गई थी 1925 में अजमेर में, तो इसे स्थापित किया गया था 1925 में चरखा संघ, और फिर स्थानांतरित कर दिया गया था 1927 में। लेकिन कहाँ पर किया गया था स्थानांतरित? कोटा, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर। इसका सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जयपुर स्थानांतरित किया गया था 1925 में। चरखा संघ की स्थापना अजमेर में, और जमनालाल बजाज ने 1927 में चरखा संघ को अजमेर से जयपुर में स्थानांतरित कर दिया गया। ये आपको यहाँ पर देखना है। इसके बाद में 29 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? किसे राजस्थान का गांधी कहते हैं? 29 नंबर का क्वेश्चन है। प्रताप सिंह, जमनालाल बजाज, माणिकलाल, गोकुल भाई भट्ट, किसे राजस्थान का गांधी कहते हैं? यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? राजस्थान का गांधी राजस्थान का गांधी कहते हैं गोकुल भाई भट्ट को। राजस्थान का गांधी कौन है? गोकुल भाई भट्ट। वागड़ का गांधी कौन है? वागड़ का गांधी तो याद रखिए भोगीलाल पांड्या। वागड़ के गांधी है भोगीलाल पांड्या। जबकि राजस्थान के गांधी की बात करें तो गोकुल भाई भट्ट आ जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देश हितैषणी सभा किसकी अध्यक्षता में उदयपुर में गठित हुई? घनश्याम दास बिड़ला, सज्जन सिंह, अमृतलाल यादव, हरविलास सारदा। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? देश हितैषणी सभा किसकी अध्यक्षता में गठित हुई थी? तो यहाँ इसका सही विकल्प होगा साथियों ऑप्शन बी सज्जन सिंह। सज्जन सिंह याद रखें, ये आपको यहाँ पर देखना है। 31 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ऊपरमाल पंच बोर्ड का स्थापना वर्ष 1917, 1918, 1919, 1920। यहाँ पर इसका सही विकल्प होगा ऊपरमाल पंच बोर्ड का स्थापना वर्ष कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए 1917। 1917 ऊपरमाल पंच बोर्ड का स्थापना वर्ष माना जाता है। ये ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। पंच बोर्ड की स्थापना की गई थी 1917 में बिजोलिया में। याद रखें बिजोलिया भीलवाड़ा। और इनके संस्थापक कौन थे? विजय सिंह पथिक। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना हुई थी 1917 में, और कहाँ पर हुई थी? बिजोलिया भीलवाड़ा। और संस्थापक कौन है इनके? तो विजय सिंह पथिक। ये आपको यहाँ पर देखना है। 32 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मोतीलाल तेजावत का संबंध किस आंदोलन से है? बिजोलिया किसान आंदोलन, बेंगू आंदोलन, एक ही आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। तो मोतीलाल तेजावत का संबंध कौन से आंदोलन से है? यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही विकल्प ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, एक ही आंदोलन। एक ही आंदोलन। मोतीलाल तेजावत भीलों के प्रसिद्ध नेता थे, और इनके जन्म की बात करें तो दोस्तों 1887 याद रखिए। इनका जन्म कब हुआ था? 1887। 1887 में जन्म हुआ था इनका मेवाड़ रियासत में। मेवाड़ रियासत की फलासिया तहसील के कोलियारा ग्राम में ओसवाल परिवार में इनका जन्म हुआ था 1887 में। और मोतीलाल तेजावत का संबंध किस आंदोलन से है? तो एक ही आंदोलन आपको यहाँ पर बताना है। और साथियों याद रखें, एक ही आंदोलन के बारे में आपको याद रखना है। मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ में 1921 में बैसाख पूर्णिमा को प्रारंभ हुआ था एक ही आंदोलन। और एक ही आंदोलन का उद्देश्य आदिवासी भीलों और किसानों में पूर्ण एकता स्थापित करना था।
तो ये भी एक ही आंदोलन से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। इनके जन्म स्थान की बात कर ली हमने, इनका जन्म कब हुआ था और एक ही आंदोलन के बारे में यहाँ पर देखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है, 33 नंबर का क्वेश्चन है साथियों। राजस्थान में देशी राज्य लोक परिषद के नेता विजय सिंह पथिक, जय नारायण व्यास, युगल किशोर चतुर्वेदी, बलवंत सिंह मेहता। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा, इसका सही विकल्प अरे ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जय नारायण व्यास, ये देशी राज्य लोक परिषद के नेता थे। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं 34 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, राजस्थान की वह रियासत कौन थी जो सबसे पिछड़ी रियासत मानी जाती थी। बीकानेर, जैसलमेर, डूंगरपुर, उदयपुर। यहाँ पर इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जैसलमेर। जैसलमेर एक ऐसी रियासत थी जो सबसे पिछड़ी रियासत मानी जाती थी। इसके बारे में आपको याद रखना है, जैसलमेर रियासत को राजस्थान का अंडमान भी कहा जाता है। जैसलमेर रियासत को राजस्थान का अंडमान भी कहा जाता है, तो यह भी आपको यहाँ पर याद रखना है, अंडमान। और जैसलमेर व जयपुर रियासत ने, जैसलमेर और जयपुर रियासत ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। तो यह भी आपको यहाँ पर नोट करना है, जैसलमेर और जयपुर रियासत 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने भाग नहीं लिया। जयपुर एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसमें राजा के साथ साथ वहां की आम जनता ने भी अंग्रेजों का साथ दिया था। तो इतनी सारी जानकारी आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन से संबंधित मिल जाती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राजस्थान में राज प्रमुख का पद ये कब समाप्त हो गया था। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। तो 1 नवंबर 1956 को तो राज प्रमुख का पद समाप्त हो गया। और कौन सा पद लागू हो गया, अरे राज्यपाल का पद लागू हो गया था। तो 1 नवंबर 1956 ये आपको याद रखना है। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के एकीकरण का अंतिम रूप से कार्य संपन्न हुआ 1 नवंबर 1956 को। और राजस्थान राज्य के निर्माण में 19 रियासतों और 3 ठिकानों को से मिलाकर इसका निर्माण हुआ था। किसका, राजस्थान का। और व्रत राजस्थान की राजधानी क्या थी, जयपुर। अगला क्वेश्चन देखो, 36 नंबर का क्वेश्चन है। 2023 और 24 के अनुसार रेड क्लिप रेखा से लगने वाले राजस्थान के जिलों की संख्या 4, 6, 5, 3। रेड क्लिप रेखा पर अब कितने जिले आते हैं, 5 जिले लगते हैं दोस्तों। एक नया जिला कौन सा आ गया, श्री गंगानगर से जो अलग हुआ था अनूपगढ़, वो इसमें जुड़ गया। पुराने जिले 4 थे, कौन कौन से थे, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं 37 नंबर का क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है, गोडावन के अन्य उपनाम बताओ। गोडावन के अन्य उपनाम, सारंग, बड़ा तिलोर, हुकना, गुदनमेर, तुकदर, उपरोक्त सभी। यहाँ पर इसका सही विकल्प ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सब गोडावन के अन्य नाम है, उपनाम है। और यहाँ पर आपको याद रखना है, गोडावन राज्य पक्षी का दर्जा, गोडावन को राज्य पक्षी का दर्जा कब दिया गया, 21 मई 1981 ये राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया था इनको, गोडावन को। इसके बाद में बात करते हैं, गोडावन को हाड़ौती क्षेत्र में मालमोरड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इसे हाड़ौती क्षेत्र में क्या बोलते हैं, मालमोरड़ी। ये आपको यहाँ पर देखना है। अब
चलते हैं 38 नंबर के क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है तो देखो यहाँ पर, खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया? 31 अक्टूबर 1986 को, 5 जून 1988, 1991, 1604। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। 31 अक्टूबर 1986 को खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा मिला। और साथियों बात करें 5 जून, इसकी बात करें 5 जून 1988 की, तो इसमें आपको ध्यान में रखना है विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर खेजड़ी वृक्ष पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। 5 जून 1988 ये आपको यहाँ पर देखना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर खेजड़ी वृक्ष पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया 5 जून 1988 को। खेजड़ी को राजस्थान का कल्प वृक्ष, थार का कल्प वृक्ष, रेगिस्तान का गौरव आदि नामों से भी जाना जाता है। अब चलते हैं 39 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? 39 नंबर का क्वेश्चन देखो यहाँ पर, ग्रीनविच रेखा के बारे में सही विकल्प है। ग्रीनविच रेखा किसे कहते हैं, इसके बारे में सही जानकारी आपको यहाँ पर देखनी है। ग्रीनविच रेखा के बारे में सही विकल्प क्या होगा यहाँ पर? तो देखो, उत्तर से दक्षिण में खींची गई काल्पनिक रेखा है। उत्तर से दक्षिण में खींची गई काल्पनिक रेखा, यह देशांतर रेखा है। देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त बनाती है। उपरोक्त सभी तो ग्रीनविच रेखा से संबंधित जानकारी यहाँ पर देखो। इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा साथियों? अरे इसका सही विकल्प है ऑप्शन डी, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 40 नंबर का क्वेश्चन देखो, हाड़ौती का ताजमहल कहलाता है। हाड़ौती का ताजमहल, हाड़ौती का ताजमहल कहलाता है बूंदी की छतरी, नागपुर शिव मंदिर, अबलीमीणी का महल। तो ये अबलीमीणी का महल, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 40 नंबर के क्वेश्चन में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। हाड़ौती का ताजमहल किसे कहते हैं? अबलीमीणी का महल को कहते हैं। अबलीमीणी का महल ये कहाँ पर है? तो ये आपको बताना है। ये अबलीमीणी का महल कोटा में है, कोटा। इसके बाद में दोस्तों बात करें 41 नंबर के क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन देखो, मारवाड़ का गांधी कहलाता है। अब यहाँ पर क्या आ गया? मारवाड़ का गांधी। मारवाड़ का गांधी किसे कहते हैं? हरिदास निरंजनी को, गोपाल सिंह खरवा को, जय नारायण व्यास, सूरजमल। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे ऑप्शन क्या सही होगा यहाँ पर? तो 41 में ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जय नारायण व्यास। मारवाड़ का गांधी किसे कहते हैं? जय नारायण व्यास को कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। तो ये आपको यहाँ पर देखना है। 42 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर का क्वेश्चन है, प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम। प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? जांगल, वागड़, कांठल, मालव। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम है कांठल, कांठल, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पर। इसके बाद में देखो 43 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? मारवाड़ का अमृत सरोवर नाम से प्रसिद्ध है। मारवाड़ का अमृत सरोवर के नाम से क्या प्रसिद्ध है? बीसलपुर बांध, चंबल नदी, माही बजाज सागर, जवाई बांध। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ऑप्शन डी में क्या है? जवाई बांध। इसे कहते हैं मारवाड़ का अमृत सरोवर। ये आपको याद रखना है यहाँ पर। और ये कहाँ पर है? तो इसके बारे में आप याद रखें, जवाई बांध है ये, और ये सुमेरपुर, सुमेरपुर पाली, और जवाई नदी पर है ये। और जवाई नदी की बात करें तो इसका उद्गम होता है गोरैया गांव की पहाड़ियों से, बाली पाली उद्गम स्थल है ये। और जवाई की सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो बांडी व खारी, इनकी सहायक नदियां हैं दोस्तों। तो इतनी सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती है। इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली नदी। पश्चिमी राजस्थान की नदी कौन सी है? पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली नदी चंबल, बनास, लूणी, यमुना। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा साथियों, लूणी नदी। लूणी नदी की बात करें तो इसे कहते हैं मारवाड़ की गंगा, और इनका उद्गम स्थान है नागपहाड़, अजमेर। और राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है इनकी? राजस्थान में कुल लंबाई है इनकी 330 किलोमीटर। और
कुल टोटल कुल लंबाई की बात करें तो ये है 495 किलोमीटर। 45 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है स्वर्णगिरी। स्वर्णगिरी है, ये दुर्ग है, तो ये कहाँ पर है? बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर। स्वर्णगिरी की बात करें तो दोस्तों ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी में क्या है? जालौर, जालौर, स्वर्णगिरी। और सोनारगढ़ की बात करें, सोनारगढ़ जैसलमेर होगा। सोनारगढ़ क्या हो जाएगा? जैसलमेर। स्वर्णगिरी जालौर, ये आपको यहाँ पर देखना है। इसके बाद में देखो 46 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है काठ का रेन बसेरा महल स्थित है। काठ का रेन बसेरा ये कहाँ पर है? काठ का रेन बसेरा महल कहाँ पर स्थित है? कोटा, नागौर, झालावाड़, उदयपुर। यहाँ इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो साथियों इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी। अरे ऑप्शन सी में क्या है? झालावाड़। झालावाड़ आपको याद रखना है यहाँ पर। 47 नंबर का क्वेश्चन है राजस्थान में मानसून वर्षा किस दिशा में बढ़ती है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दक्षिण से पश्चिम, उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण से उत्तर। यहाँ पर इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। ये आपको याद रखना है। राजस्थान में मानसून वर्षा किस दिशा में बढ़ती है? तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ती है साथियों। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट। 48 नंबर का क्वेश्चन देखो, हरे कबूतर किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? हरे कबूतर सीता माता अभ्यारण्य, सरिस्का अलवर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, इनमें से कोई नहीं। हरे कबूतर किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? तो यहाँ साथियों इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? अरे ऑप्शन बी सही होगा, सरिस्का अलवर। अगला क्वेश्चन है लाल मिर्च के लिए राजस्थान का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? यहाँ पर देखो अजमेर, कोटा, मथानिया, सांबर। इसका सही विकल्प अरे लाल मिर्च, ये तो मथानिया से संबंधित है। मथानिया प्रसिद्ध है भाई लाल मिर्च के लिए। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और आज की टेस्ट सीरीज का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन क्या है? खेजड़ी दिवस कब मनाया जाता है? खेजड़ी दिवस, खेजड़ी दिवस ये कब मनाया जाता है? 11 जुलाई, 5 जून, 1 नवंबर, 12 सितंबर। इसका सही विकल्प क्या होगा साथियों? अरे ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 12 सितंबर को खेजड़ी दिवस मनाया जाता है। ये है आज की टेस्ट सीरीज। साथियों टेस्ट सीरीज कैसी लगी? अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, आपको लगता है कि इस क्लास से आपको बहुत सारी जानकारी मिली है, तो आप इस क्लास को लाइक करें और अपने मित्रों तक भी शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी मित्र इस क्लास का फ़ायदा उठा सके और हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सके। तो साथियों ये है आज की टेस्ट सीरीज, और ये टेस्ट सीरीज CET LDC पशु परिचर भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ अगर आप रीट सेकंड ग्रेड किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं जिसमें राजस्थान जीके पूछा जाता है, हमने यहाँ पर पूरा कुल टोटल कवर कर लिया है। कला संस्कृति, इतिहास, भूगोल, इन सब से संबंधित क्वेश्चन हमने यहाँ पर ले लिए हैं। तो आपकी बराबर तैयारी होती रहेगी अगर आप सभी टेस्ट सीरीज इसी प्रकार देखते रहेंगे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।